हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। तो बेटा आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने सेकंड चैप्टर जो आपके था वो स्टार्ट किया हुआ था, लेसन सेकंड, जिसका नाम था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन इट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और इस चैप्टर के अंदर बेटा हम लोग लास्ट जो डिस्कस किया था वो एक प्रारूपिक परागकोश के अनुप्रस्थ काट की संरचना के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक उससे के साथ रिलेटेड है कि आउटर मोस्ट लेयर जो एंथर वॉल की एंथर की होती है जिसको परागकोश भित्ति कहा जाता है, परागकोश भित्ति कहा जाता है। और ये जो परागकोश भित्ति है ये 4 परतों के द्वारा निर्मित एक रचना होती है, जिसकी सबसे बाहरी परत अधिचर्म कहलाती है। अधिचर्म के नीचे अल्फा सेल्यूलोज के कणों के जमाव के कारण जो परत रेशेदार परत बनी थी उसको अंतः त्वचा कहा जाता था, एंडोथीसियम लेयर कहा जाता है। अंतः त्वचा के नीचे परागकोश की एकमात्र ऐसी लेयर जो कि मल्टी लेयर्ड होती थी, बहुस्तरीय बहुपर्तीय होती थी, उसको मध्य परत कहा जाता था, मिडिल लेयर कहते हैं। मिडिल लेयर के बिलो साइड में परागकोश की सबसे महत्वपूर्ण परत टेपिटम होती है। और टेपिटम की कोशिकाओं के नीचे की ओर मेरिस्टेमेटिक नेचर की विभजोत की जो सेल हैं, यानी उनका एक समूह पाया जाता है। मृदूत की कोशिकाओं का भी समूह पाया जाता है और उसको कहा जाता था बीजाणु जनन कोशिकाएं। बीजाणु जनन कोशिकाएं स्पोरोजेनस सेल्स कहा जाता था। ये हम लोग बेटा लास्ट कंप्लीट कर चुके थे। इसके आफ्टर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन। लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्पोरेंजिया अथवा यही टॉपिक आपके इस फॉर्म में भी पुटअप हो सकता है, लघु बीजाणु जनन। माइक्रोस्पोरो जेनेसिस। लघु बीजाणु जनन क्या होता है बेटा? लघु बीजाणु जनन यदि आप लोग देखें, लघु बीजाणु जनन के अंदर यदि आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो 2 टर्म आपके सामने नजर आ रही हैं। एक वर्ड आप लोगों को दिख रहा है जनन। जनन का मतलब होता है निर्माण से, क्योंकि रियलिटी में तो जनन अपनी समान संतति के निर्माण की क्रिया है, लेकिन यहाँ जेनेसिस का मीन्स हम लोग फॉर्मेशन से बात लेके चलेंगे। किसके निर्माण की बात कर रहा है? तो आगे लिखा हुआ है लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस को कहा जाता है लघु बीजाणु जनन। तो परिभाषा क्या बनी हमारे पास? लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाते हैं।
क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास उठता है बेटा कि इन लघु बीजाणुओं का निर्माण कहाँ होता है? ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ इसका निर्माण होता है? जैसे अपन लोग घर पे सर खाना कहाँ बनाते हैं? सर किचन में। तो ऐसे ही लघु बीजाणुओं के फॉर्मेशन की प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होगी? तो बेटा वो होती है लघु बीजाणु धानियों के अंदर। और लघु बीजाणु धानी को हम लोग देख चुके हैं कि पराग कोष भी कहा जाता है। इट मीन्स लघु बीजाणु जनन की क्रिया कहाँ होती है? लघु बीजाणु धानी के अंदर संपन्न होती है। तो लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणु धानियों में, जिसको कई बार पराग धानियां भी आ सकती हैं, लघु बीजाणु धानियों में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग कि प्रारंभिक अवस्था के अंदर यदि हम लोग पराग कोष की बात करें तो एक पतले से उभार के रूप में ये निकलता है। पराग कोष यदि प्रारंभिक अवस्था में देखें तो एक पतले से उभार के रूप में निकलता है, जो हमें गोल रचना के रूप में दिखाई देता है, गोलाकार या अंडाकार दिखाई देता है। तो लिख सकते हैं आरंभ में पराग कोष एक छोटे से उभार के रूप में, एक छोटे से उभार के रूप में निकलता है, जो गोलाकार एवं गोलाकार अथवा अंडाकार दिखाई देता है। क्लियर? आगे हम लोग बात करते हैं बेटा कि आगे इसके बारे में हम लोग देखें तो ये हम लोगों को जो रचना दिखाई देगी ये समरूपी, एक तो अविभेदित और एक समरूपी विभजोत की कोशिकाओं का समूह के रूप में दिखाई देती है। अविभेदित और समरूपी कोशिकाओं के समूह के रूप में हमें ये दिखाई देती है और उसके अंदर डिवीजन होते रहते हैं और डिवीजनों से आगे चल के देखते हैं हम एट लास्ट लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु जनन की क्रिया या लघु बीजाणु धानी का परिवर्धन निम्न प्रकार से संपन्न होता है। कैसे होता है उसको हम लोग एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास अविभेदित एवं समरूपी विभज्योतिकी कोशिकाओं का समूह होता है। और ये जो समूह होता है बेटा ये बाहर की ओर से एक मोटे आवरण के द्वारा आवृत होता है जिसे कहा जाता है अधिचर्म। एपिडर्मिस कहा जाता है, अधिचर्म कहा जाता है। जो घिरा किससे होता है? बाहरी अधिचर्म के द्वारा घिरा रहता है, जो मोटा स्तर होता है। और इसके नीचे की ओर जो स्तर पाया जाता है उस स्तर को कहा जाता है आप लोगों के प्रेप्रसू कोशिका। आर्ची स्पोरियम कोशिका। आर्ची स्पोरियम कोशिका बेटा ऐसी कोशिका होती है जो अपने नियर जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं उन कोशिकाओं से भिन्न होती हैं।
तो जो भिन्नता वाली कोशिकाएं हैं उनका जो समूह होगा वो प्रप्रसु कोशिका कहलाता है। अब इस प्रप्रसु कोशिका के अंदर बेटा आर्चीस्पोरियम सेल के अंदर परिणतिक विभाजन होते हैं। परिणतिक विभाजन होते हैं। परिणतिक विभाजन एक प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है, लास्ट में भी हम लोग समझ चुके हैं। तो एक परिणतिक विभाजन होता है और परिणतिक विभाजनों के द्वारा ये जो प्रप्रसु कोशिका है, इस प्रप्रसु कोशिका से एक तो बेटा आप लोगों के प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण होता है और एक आपके प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। एक क्या फॉर्म होती हैं? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। क्लियर? आगे देखें कि ये प्राथमिक भित्ति जो कोशिका, प्राइमरी पैराइटल सेल जो बनी है, ये प्राथमिक भित्ति कोशिका आगे चल के पुनः निरंतर विभाजित होती रहती हैं और इसमें जो विभाजन होते हैं वो पीडी एवं एडी के रूप में होते हैं। पीडी का मतलब है परिणतिक विभाजन, एडी का मतलब है अपनतिक विभाजन। तो इसमें परिणतिक और अपनतिक विभाजन होते हैं और दोनों एक प्रकार के समसूत्री विभाजन है। डिफरेंस केवल क्या है, क्या परिधि वाली कोशिकाओं में विभाजन हो रहा है या केंद्र वाली कोशिकाओं में विभाजन हो रहा है, उसके आधार पर पेरिक्लाइनल डिवीजन और एंटीक्लाइनल डिवीजन कहा जाता है। तो प्राथमिक भित्ति कोशिका में जब ये पीडी और एडी होंगे तो प्राथमिक भित्ति कोशिका प्रथम बनेगी, शॉर्ट में लिखा है प्राथमिक भित्ति कोशिका फर्स्ट का निर्माण होगा और प्राथमिक भित्ति कोशिका द्वितीय का निर्माण होता है। आगे हम लोग बेटा बोल रहे हैं कि जब प्राथमिक भित्ति कोशिका फर्स्ट बनती है, ये हम लोगों ने कहा था कि सतत रूप से, ये निरंतर रूप से विभाजित होती रहती है अब ये कोशिकाएं, तो इनके द्वारा फिर एक तो अंत है त्वचा एंडोथीसियम का निर्माण होता है। प्राथमिक भित्ति कोशिका प्रथम के द्वारा एंडोथीसियम की लेयर का निर्माण होता है और मध्य परत की कुछ परतों का निर्माण होता है, क्योंकि मध्य परत बहुपरतीय रचना होती है जिसकी कुछ परत प्राथमिक भित्ति कोशिका प्रथम के द्वारा, कुछ परतें प्राथमिक भित्ति कोशिका द्वितीय के द्वारा निर्मित होती हैं। तो मध्य परत फर्स्ट है ना, फर्स्ट इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ लेयर यहाँ से बनेंगी और प्राथमिक भित्ति कोशिका द्वितीय में भी वही निरंतर विभाजन होते रहते हैं, जिससे मध्य परत सेकंड का निर्माण होता है और अंततः इसके नीचे की ओर टैपिटम का निर्माण हो जाता है। टैपिटम के नीचे की ओर हम लोगों ने देखा था कि प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये प्राथमिक बीजाणु जनन जो कोशिकाएं हैं ये समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। तो उनमें बेटा कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन द्वारा ये विभाजित होकर बीजाणु जनन कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, स्पोरोजेनस सेल का फॉर्मेशन करेंगी। ये बीजाणु जनन कोशिकाएं जो हैं पुनः फिर समसूत्री विभाजन होगा इनके अंदर और समसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इसका निर्माण करती हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोगों ने एमएमसी भी कहा था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि 2n होती है, डिप्लॉयड इन नेचर की होती हैं। अब इनके अंदर बेटा जब माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हो गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर फिर क्या होंगे? अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। अब क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है और मियोसिस होने के बाद अब इन आपके लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणु चतुष्कों का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, लघु बीजाणु चतुष्कों का निर्माण होता है। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में होता क्या है बेटा, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वो आपस में कैलोज का एक बैंड होता है, कैलोज के बैंड के द्वारा वो आपस में जुड़ जाते हैं
और अब उस संयुक्त अवस्था में इन माइक्रोस्पोर को माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है। अब ये माइक्रोस्पोर जो टेट्राड बना कैलोस बैंड के जुड़ने के द्वारा आगे चलकर कैलेज एंजाइम आता है। ये कैलेज एंजाइम उस कैलोस बैंड को क्या कर देता है, घोल देता है। और घोलने के बाद ये जो चारों माइक्रोस्पोर आपस में अटैच थे, ये आपस में अटैच माइक्रोस्पोर क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होकर इस प्रकार से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से अंततः इन लघु बीजाणु चतुष्कों से 4 लघु बीजाणुओं का बेटा क्या होता है, निर्माण, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा है कि ये लघु बीजाणुओं का निर्माण हो गया और इसी निर्माण की प्रक्रिया को हम लोगों ने लघु बीजाणु जनन कहा था, क्योंकि टॉपिक यही था माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन इस प्रकार से इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर लघु बीजाणुधानी के अंदर संपन्न होता है। क्लियर? तो ये आप लोगों के थ्योरेटिकल पार्ट था। अब हमारे पास आता है कि डायग्रामेटिक इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दें, इसको क्या डायग्रामेटिक भी समझा सकते हैं। तो डायग्रामों के थ्रू अपन लोग इसको देखें। ये हमारे पास बेटा क्या है, इस प्रकार से समरूपी विभज्योतिकी कोशिकाओं का समूह है। समरूपी विभज्योतिकी कोशिकाएं हैं बेटा। ये जब इनमें से अपन लोग बात करें तो ये बाहर की ओर अधिचर्म के द्वारा घिरा रहता था और अंदर की ओर जो कोशिका का स्तर पाया जाता था उसको कहा था प्रेप्रसू कोशिका। तो ये बेटा आपके क्या बनी, अधिचर्म, और ये है आपके प्रेप्रसू कोशिका, आर्ची स्पोरेंजियल सेल बनती हैं। अब इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कि जब आर्ची स्पोरेंजियल सेल के अंदर जब माइटोटिक टाइप का डिवीजन, जो पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, पीडी होगा, तो पीडी होने से फिर क्या होगा बेटा, ये आप लोगों के प्राइमरी पैराइटल सेल और ये आपके बीजाणु जनन कोशिकाएं बन गई। तो ये तो अधिचर्म का निर्माण होता है इस प्रकार से, और ये बनेगी जो आपके प्राथमिक भित्ति कोशिका, और प्राथमिक भित्ति कोशिका के नीचे हम लोगों ने देखी थी प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। अब ये आगे चल के विभाजित होती रहती है कंटिन्यू, इनके अंदर पीडी एडी होता रहता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन और एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, अपनतिक और परिणतिक विभाजन होते हैं। अपनतिक और परिणतिक विभाजनों के द्वारा इस प्रकार हम लोग देखते हैं आगे कि सबसे बाहर की ओर हम लोगों ने देखा ये आप लोगों के अधिचर्म है ना, ये इस प्रकार से ये सिंगल लेयर्ड फॉर्म में आपके ये अधिचर्म की कोशिकाएं हैं, जिसको मैंने रिमार्क किया है ब्लैक कलर से। अधिचर्म, अधिचर्म के नीचे की ओर जो लेयर बनती हैं उसको मैं रेड कलर से यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो फिर इसके नीचे की ओर फिर एक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर को बेटा कहा जाता है आप लोगों के अंतः त्वचा, एंडोथीसियम कहा जाता है। अंतः त्वचा के नीचे हम लोग बात करें तो फिर मैं यहाँ लाइट ग्रीन कलर से उसको रिमार्क कर देता हूँ। मध्य परतों का निर्माण हो जाता है, जो कि एक बहुपरती रचना के रूप में बनती थी लेयर, तो अनेक परतें बनती हैं ना। ये क्या है, मध्य परत। मध्य परत के नीचे की ओर जो लेयर बनती है बेटा, मैं उसको वॉयलेट कलर से दिखा रहा हूँ, ये टेपिटम बनेगी आपके बेटा। इस प्रकार से ये टेपिटम की लेयर का निर्माण हो जाता है,
और टेपिटम के अंदर हम लोगों ने देखा था कि प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं जिनके द्वारा अंततः माइक्रोस्पोर टेट्राड और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से मैंने ये आपको यहाँ रिप्रेजेंट किया है। ये इस तरह की स्ट्रक्चर इस टेपिटम के अंदर की ओर निर्मित होती हैं, जिन्हें कहा जाता है बेटा लघु बीजाणु चतुष्क। माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। इन माइक्रोस्पोर टेट्राड से अंततः फिर 4 लघु बीजाणुओं का क्या हो जाता है? निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देखा है लघु बीजाणु ध्वनि के परिवर्धन अथवा लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया का। तो ये आज के हमारे इस क्लास के अंदर हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया है लघु बीजाणु ध्वनि का परिवर्धन अथवा लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया। थैंक यू।